गुड मॉर्निंग। फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो आज हम इसी को पढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है? प्रकृति की संरचना में व्यक्तिगत भिन्नताओं के साथ साथ व्यक्तिगत समानता भी है। इन समानताओं के कारण ही एक जाति का प्राणी दूसरी जाति के प्राणी से पृथक पहचाना जाता है। इन्हीं समानताओं के प्रत्येक आदमी में समान रूप से पाई जाती है। शारीरिक संरचना संबंधी समानताओं के अलावा बुद्धि, संवेग, मूल प्रवृत्ति आदि सभी आदमी में होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक आदमी की शारीरिक बनावट जो होती है, जैसे कि नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर आदि होते हैं, किंतु उनके आकार तथा उनकी बनावट में थोड़ा बहुत अंतर करके प्रकृति समानताओं के बावजूद असमानता पैदा कर देती है। इन मनोशारीरिक असमानता को ही व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर के शब्दों में आजकल हम व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करते हुए समझते हैं। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक संरचना समान होती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक के अंदर कुछ न कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ती है और इन्हीं भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं दो प्रकार की होती है। पहला है आंतरिक विभिन्नता और दूसरा है बाह्य विभिन्नता। आंतरिक विभिन्नता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ही भिन्न होता है। उसकी समस्त शारीरिक मानसिक शक्तियां समान स्तर की नहीं होती है। इन शारीरिक शक्तियों की भिन्नता को आंतरिक भिन्नताएं कहते हैं। एक व्यक्ति की अगर स्मृति अच्छी है, उसकी तर्क शक्ति उतनी अच्छी नहीं होगी। वह चिंतनशील हो सकता है, लेकिन सामाजिकता का अभाव हो सकता है। इस प्रकार उनके अंदर आंतरिक भिन्नताएं पाई जाती है। दूसरी है बाह्य भिन्नताएं। दो या दो से अधिक प्राणियों के बीच शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों में रचना से संबंधित जो भिन्नताएं पाई जाती है उन्हें बाह्य विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे राम व श्याम के शरीर की संरचना पृथक पृथक है। एक गोरा है, दूसरा काला, एक लंबा है तो दूसरा टिंगना, एक में संगीत की योग्यता है तो दूसरे में हॉकी खेलने की। तो इस तरीके से ये बाह्य भिन्नताएं कहलाती है। अब इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या कारण होते हैं? तो इनके कुछ कारण हैं, हम देख लेते हैं। पहला है हेरिडिटी या वंशानुक्रम। सर्वप्रथम तो व्यक्तिगत भिन्नताएं वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है। वंशानुक्रम के कारण बालकों को अनेक जन्मजात विशेषताएं तथा योग्यताएं प्राप्त होती है। बालक के लिंग, शारीरिक रचना, रंग रूप, ग्रंथियां, मानसिक योग्यताएं, भौतिक स्तर आदि सब वंश से ही विरासत में मिलती है। वंशानुक्रम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीन्स के कारण जैसा वंश होता है वैसे ही बालक होता है। दूसरा है लिंग भेद। लिंग भेद या भी उल्लेखनीय शारीरिक व मानसिक भिन्नताएं होती हैं। लिंग भेद के संबंध में किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि स्त्रियां सुंदर लेख लिखती है, पुरुषों में गामक योग्यता अधिक होती है। पुरुषों में तर्क शक्ति अधिक होती है तो स्त्रियों में स्मरण शक्ति अधिक होती है। तीसरा है शैक्षिक तत्व। शिक्षा स्तर तथा उसके स्वरूप का बालक के व्यवहार, मानसिक विकास, ज्ञानात्मक उपलब्धियों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। बालक को जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार के विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। शिक्षा संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो जैसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारा व्यक्तित्व भी वैसे ही हो जाता है। फिर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का भी हमारे भिन्नताओं के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, व्यक्तिगत वातावरण पृथक पृथक होता है। वह जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक वातावरण का उसके रंग रूप, कार्य क्षमता, शारीरिक शक्ति उल्लेखनीय पर प्रभाव पड़ता है। ठंडे प्रदेश के लोग अधिक पृष्ठ गोरे तथा परिश्रमी होते हैं। गर्म प्रदेश के निवासी कांटे नाले तथा अल्पजीवी तथा आलसी होते हैं। फिर होता है इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक तत्व। आर्थिक विषमताएं भी व्यक्तिगत भिन्नताओं को उत्पन्न करती है। जैसे कि निम्न आर्थिक स्थिति में पले व्यक्ति के व्यवहार आर्थिक संपन्न व्यक्ति से पृथक होते हैं। कृषि प्रधान समाज के व्यक्तियों का उद्योग प्रधान समाज के व्यक्तियों के व्यवहार में अंतर होता है। फिर है प्रजातिगत अंतर। प्रत्येक जाति, प्रजाति, समाज व देश की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार पृथक होते हैं। उनका व्यक्तित्व पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। वे अंतर आचार विचार, रहन सहन आदि से संबंधित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के लोगों का भोजन करने का ढंग कुछ अलग होता है, जबकि दक्षिण भारत के लोग हाथ से चावल खाते हैं। उत्तर भारत के लोगों को बड़ा ही खराब लगता है। एक राष्ट्र में इनकी भिन्नताएं पाई जाती है। पृथक राष्ट्र को लेते भिन्नताएं और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। एक भारतीय तथा एक जापानी को उसकी शारीरिक बनावट से ही पहचाना जा सकता है। तो ये होती है उनके प्रजातिगत अंतर। अब अगर जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह जो उसको शिक्षा से हम कैसे जोड़ सकते हैं या शिक्षा के द्वारा हम कैसे उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जा सकता है। व्यक्तिगत शिक्षण तभी संभव है जब व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान हो। व्यक्तिगत शिक्षण के लिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आवश्यक होते हैं। पहला है शिक्षक छात्रों की मानसिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसकी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का ज्ञान करके उन्हें उचित शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान कर सकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होने पर अध्यापक बालक के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण सहज हो जाता है। फिर है छात्रों का वर्गीकरण। छात्रों का वर्गीकरण छात्रों की शारीरिक व मानसिक योग्यताओं के आधार पर होना चाहिए। यदि एक वर्ग में एक जैसी मानसिक योग्यता वाले छात्र हैं तो व्यक्तिगत शिक्षण करना सफल हो जाता है।
कक्षा का सीमित आकार, कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए। कक्षा में छात्रों की कम संख्या होने पर शिक्षण उसके व्यक्तित्व तथा भिन्नताओं का निकट से गहन कर उसमें सूक्ष्म मध्यम कर सकते हैं। फिर शिक्षण पद्धति, व्यक्तिगत शिक्षण के लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण पद्धतियों का विकास किया गया है। इनका प्रयोग कर व्यक्तिगत शिक्षण कर सकता है। डाल्टन योजना, विनेटिका पद्धति, ये कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जो कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, जो बुद्धि और विकास वाला किया था। तो उसमें कुछ ऐसी प्रशिक्षण पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम व्यक्तिगत का शिक्षण कर सकते हैं, जो इसके लिए बहुत ही सफल प्रयोग किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जा सकती है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्तिगत शिक्षण के अनुकूल हो। पाठ्यक्रम में तीव्र बुद्धि तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए पृथक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। निर्देशन, बालक विद्यालय में शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों की उनकी योग्यता, क्षमता तथा रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम दिए जाएं तथा उनके लिए उपयुक्त व्यवस्थाओं के लिए तैयार किया जाए। तो व्यक्तिगत हमने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं होती हैं, उनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सब तरह का अंतर पाया जाता है। तो एक सफल शिक्षण के लिए उनको उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि भविष्य में वो अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार का चयन कर सके, और इसके लिए शिक्षा पद्धति उनके अनुरूप ही होनी चाहिए। थैंक यू।